बच्चा पार्टी लोग। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हमारा बात हुआ था कि पार्ट 3 में हम लोग कुछ एक सम्स करेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ एक सम्स, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। सम्स 1, सम्स 2, सम्स 3, सम्स 4, ये 4 सम्स करते हैं। तो ये 4 सम्स करने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा हमारा इस चैप्टर के प्रति प्यार बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखो भाई, प्यार नहीं हो किसी चीज़ से तो उस चीज़ के लिए फिर जीना और मरना क्या, क्या ही फ़ायदा उस चीज़ के लिए जीने और मरने में। प्यार ना हो तो फिर क्या करना, छोड़ो। तो प्यार बढ़ाने के लिए भी हमें, और अगर किसी चीज़ से, किसी सब्जेक्ट से आपको प्यार नहीं है तो एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता हो जाए, है ना। हमें फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, तो हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि क्या हम उससे प्यार कर सकते हैं। तो अगर कोशिश करें और अगर हो जाए तो ठीक है, और कोशिश करने पे अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो उसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कोशिश तो जरूर करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब हमें उससे वो देख कर ही प्यार नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो, है ना। तो ऐसा बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहला नंबर सवाल जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको। पहला नंबर सवाल, जेहेतु बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता नहीं है इस चैप्टर से, लेकिन मैं आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपका कुछ हद तक चैप्टर के प्रति लगाव आ जाए, देख पाओ कि आपने जो पढ़ा है क्या वैसा ही कुछ रिलेशन होता है या नहीं। ठीक है, तो देखो क्या रहा है, एक तत्व है, उसका कुल प्रारंभिक द्रव्यमान दिया हुआ है। मतलब वो उसका वो जो तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उससे पहले उसका प्रारंभिक द्रव्यमान 2 kg है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान, अब जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है, मतलब रेडियो सक्रियता जब क्रिया होती है, मतलब उससे जब एनर्जी निकलना शुरू होता है, तो के दौरान इसका 0.01% द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। 0.01% द्रव्यमान जो है बेटा ऊर्जा में बदल जाता है। तो बोल रहे उस ऊर्जा का मान बताएं। कितना इजी सम्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, हम लोगों को जो गिवन है वो नोट करना है। ठीक है, गिवन क्या है, तो सबसे पहले दिया गया है ना। तो मास दिया हुआ है m 2 kg, है ना। मात्रा बोले तो द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, हाँ द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान 2 kg दिया हुआ है। उसके बाद परिवर्तित मास क्या है, परिवर्तित द्रव्यमान क्या है भाई, परिवर्तित द्रव्यमान। ठीक है, तो परिवर्तित द्रव्यमान ये क्या हो जाएगा, 0.01 जो कि दिया हुआ है, और हमें पता है ना, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि डेल जो m होता है, सॉरी डेल E जो होता है, या फिर E जो होता है वो डेल mc स्क्वायर के बराबर होता है। और c यहाँ पर क्या है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, मतलब शून्यांक में, शून्य वाली जगह में हमारा गति है, किसका, रोशनी का, है ना, प्रकाश का। तो प्रकाश की गति यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रकाश की गति। ठीक है, c से दिखाते हैं इसको, तो इसका मान हो जाता है हमारा SI में क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा याद रखना है, ये सवाल में दिया गया है और ये भी सवाल में दिया गया है। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कुल द्रव्यमान का 0.01% द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया है। तो सबसे पहले वो मात्रा तो निकाले, वो मात्रा कितना है। तो हम लोग अगर देखें बदला हुआ मास, है ना, बदला हुआ द्रव्यमान, मास नहीं द्रव्यमान। ठीक है, तो बदला हुआ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डेल्टा m, है ना। यही तो है, डेल्टा m ही है जो बताता है प्रारंभिक द्रव्यमान, है ना, और अंतिम द्रव्यमान के बीच का अंतर को बताता है। तो ये पहले कितना था, 2 kg था, 2 kg था, अब कितना हो गया 0.01%, मतलब नीचे में 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बताओ, तो ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, नीचे 2 को 0 और बिठा देता हूं भाई साहब, 2 बट्टे में 1 2 3 4, तो ये 4 को 0 है ना, तो 4 को 0 है, तो इस एक के बदले, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इस एक के बदले में यहाँ पे एक पॉइंट बिठाता हूँ, और 4 को 0 है
तो 4 को डिजिट है, समझ लो 4 को डिजिट है ये, तो 4 को डिजिट के बदले यहाँ पे 4 को 0 बिठा दो, है ना, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 2 है तो 1 0 हटा दो तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, अब अगर हम लोग इसके पॉइंट को हटाएं तो क्या होगा, नीचे में 1 बैठेगा और बाकी कितना डिजिट है, 4 डिजिट है तो 4 को 0 आ जाएगा, है ना, और ऊपर में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा। आ गया फिर से वही चीज, समझ में आया कैसे आता है ये वाली बात? हाँ बताओ, ये वाली कैसे आती है, पता चला? हाँ पता चला ना जी। तो डेल एम का मैंने कितना हो गया, 0.0002 kg। अब डेल एम तो निकल गया, हमें क्या निकालना है, और इसी का हम लोगों को निकालना है एनर्जी, इसी डेल एम का ही एनर्जी निकालना है भैया, डेल एम का ही एनर्जी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और E का मान निकालना है, M का मान दिया हुआ है डेल्टा M 0.0002 इंटू C का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर में 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.0002 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर में 8 का स्क्वायर, 10 की पावर में 8 का स्क्वायर, 10 की पावर में 16। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले 0.0002 जो है उसको 9 से इंटू करो तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 आ गया, फिर ये 0 और ये 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.0018 इंटू 10 के पावर में 16, है ना। अब इसको हम लोग अगर, आप ध्यान से देखो कि पावर बोल रहा हूँ, पॉइंट अगर इधर शिफ्ट होगा तो पावर घटेगा, पॉइंट अगर दायां तरफ शिफ्ट होगा तो पावर घटेगा, और पॉइंट अगर बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो पावर बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। बाईं दायां ऊपर जाएगा, बाईं तरफ जब पॉइंट को खिसकाओगे तो पावर ऊपर जाएगा, और पॉइंट को अगर दाईं तरफ खिसकाओगे तो पावर नीचे आएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको 1.8 कर दे तब कितना खिसका है, 1 2 3 खिसका है ना, तो 10 की पावर में 13 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, इतना क्या जूल, ऊर्जा है ना, तो जूल में आएगा। मेरी बात समझ में आई? मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है एकदम, और अच्छे से समझ में आई है। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है? हाँ चलो, अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है। कोई स्टेप में डाउट हो तो आप स्टेप नंबर बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। तो दूसरा नंबर सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं, है क्या, देखो कह रहा है एक नाभिकीय प्रक्रिया में 4.5 इंटू 10 की पावर में 14 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। एक नाभिकीय प्रक्रिया होती है, मतलब ये हमारा एक नाभिक है, इससे जब ऊर्जा निकलती है तो 4.5 इंटू 10 की पावर में 14 जूल ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया में कितना द्रव्यमान क्षति हुआ? तो हम लोगों को बोल रहा है डेल एम का मान निकालो। कितना इजी है भाई, कितना ही इजी सवाल हो सकता है, आप लोग यहाँ से अज्यूम कर लो यहाँ पे, ठीक है। और अभी से सवाल करने का आदत डाल लो भाई, क्योंकि जब 11 में जब हम लोग करेंगे ना तो करना पड़ेगा, है ना, 11-12 में सवाल करना पड़ेगा भाई। एक दिन में 11 क्लास में ना हमें कम से कम 20-25 सम्स करने पड़ेंगे एक दिन में, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। वो भी सिर्फ फिजिक्स में, मैथ्स में भी कम से कम 15-20 सम्स मान लो दोनों में, और फिर केमिस्ट्री में कम से कम 15 सम्स। तो अगर हम लोग तीनों को बांट दे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 45 सम्स एक दिन में करना पड़ेगा, है ना। तो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कुछ अचीव कैसे करेंगे? देखो भाई सिंपल, लोग कहते हैं कि साइंस बहुत टफ होता है, साइंस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो भाई जब हम लोग बहुत पढ़ते हैं तभी तो कुछ अचीव कर पाते हैं। एक यूपीएससी का बच्चा 15-15 घंटा पढ़ता है, 15-15 घंटा पढ़ता है। अगर वो 15 घंटा ना पढ़े तो वो क्या ही अचीव कर पाएगा? कुछ अचीव कर पाएगा क्या? हमारी तरह वही टीचर बन जाएगा। खैर, हमारा टीचर बनने का ये नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा टीचर बनने का जो है क्या बोल सकते हो उसको, कारण है ना, कारण ये नहीं था
मेरा टीचर बनने का कारण कुछ और था, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कुछ और रीज़न की वजह से, तो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से 10 घंटा 9 घंटा नहीं पढ़ाना स्टार्ट करते हो, आदत नहीं डालते हो, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने अपना आदत डाल रखा था, मैं अपना पढ़ाई करता था एकदम, लेकिन है ना, समझ में आता है ना कि कुछ एक चीज़ें को हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ एक चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है। तो वही छूट गया हमारा, कुछ कर नहीं सकते, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो मैं बस यही बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। दिया गया है यहाँ पर ई, है ना। अरे यार, दिया गया है, तो ई का मान दिया हुआ है ऊर्जा, है ना, ऊर्जा यहाँ पे, है ना, ऊर्जा। ई का मान दिया हुआ है 4.5 गुणे 10 के घात में 14 जूल। ऊर्जा मुक्त होती है, इस अभिक्रिया में कितना द्रव्यमान क्षति हुआ, तो द्रव्यमान क्षति हमें निकालना है, द्रव्यमान क्षति हमें निकालना है, जिसको हम लोग डेल्टा एम से दिखाते हैं, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चूंकि चूंकि हम जानते हैं, अरे यार, हम अरे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, कि जो ई होता है, जो ई होता है भाई, वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से डेल्टा एम निकालना है, तो डेल्टा एम होगा यहाँ पर ई बटे में सी स्क्वायर, और ई का मान दिया हुआ है 4.5 गुणे 10 की पावर में 14 जूल, और नीचे में सी का मान दिया होगा 3 इंटू 10 की पावर में 8 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4, एक काम करते हैं, इसको 45 लिखते हैं क्या, 45 लिखते हैं, इसको 45 लिख देते हैं, है ना, पॉइंट को उधर खिसका देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर में 13 हो जाएगा, है ना। यही बोला था ना मैंने, देखो तो, जब पावर इधर जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर में 16, तो 9 से ये कट गया 5 बार में, है ना, 9 से ये कट गया 5 बार में, तो 5 इंटू 10 की पावर में 13 इंटू 10 की पावर में माइनस 16, है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर में माइनस 3। ठीक है, इतना क्या क्या निकालना है, मास निकालना है, केजी, इतना क्या हो जाएगा, केजी। डेल्टा एम का मान आ गया भाई इतना केजी। ठीक है, सवाल करने से क्या होता है ना, सवाल करने से दिमाग और भी जानने की इच्छा जगाता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है नाभिक ए की कुल बंधन ऊर्जा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसका द्रव्यमान संख्या 10 है। ठीक है, और नाभिक बी की कुल बंधन ऊर्जा 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और द्रव्यमान संख्या 20 है। ओके, दोनों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताएं, कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है और क्यों, ये भी बताना है। तो यहाँ पे 2 सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये बोला जा रहा है दोनों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताएं। तो प्रति न्यूक्लियन समझते हो, न्यूक्लियन क्या होती है, न्यूक्लियन का मतलब होता है भाई, न्यूक्लियन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसको कहते हैं न्यूक्लियन। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है, दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है कि क्या, बंधन ऊर्जा ए के लिए हम लोग अगर बात करें, नाभिक ए, एक तरफ नाभिक ए रहेगा और एक तरफ नाभिक बी रहेगा। ठीक है, नाभिक ए, और इधर पे हम लोग कर देते हैं नाभिक बी। तो नाभिक ए की बात करें तो यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा
है ना। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या इसको हम लोग दिखाते हैं ए से, तो ये हो जाएगा भैया 10। क्या हो जाएगा? 10। इसका बंधन ऊर्जा निकालते हैं, बंधन ऊर्जा, है ना। तो ये हो जाएगा 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और द्रव्यमान संख्या कितना बेटा? द्रव्यमान संख्या वो है, अच्छा ए दिखा देते हैं इसको, और इसको ए बी से दिखा देते हैं, 20। ठीक है, कितना है? 20। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, तो अगर बंधन ऊर्जा, ये प्रति न्यूक्लियन है क्या? नाभिक की कुल बंधन नहीं, कुल बंधन ऊर्जा है, तो कुल बंधन ऊर्जा 80 है, तो एक न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा कितना होगा? एक कुल अगर 80 है और द्रव्यमान संख्या इसका 10 है, तो एक नाभिक का बोले तो एक नाभिक का बंधन ऊर्जा कितना होगा? तो एक नाभिक का बीई वो हो जाएगा 80/10, 8। कितना हो जाएगा? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, प्रति क्या हो जाएगा? न्यूक्लियन। सही लिखते लिखते कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हैं भैया, हम क्या ही बोले, इतना भरदम टेंशन है ना। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने कहा दिल से ढूंढ लाना खुशी, खंभक्त लेकर आया गम, तो गम भी सही, तो ये गम ही सही है ना। तो इसका एक नाभिक का बीई कितना होगा भैया? इसका हो जाएगा 120/20, मतलब 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो अब बताओ किसका ज्यादा है? दोनों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताएं। ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, है ना। ये 1 का आंसर था जो हमने निकाल लिया। 2 में बोल रहा कौन सा नाभिक अधिक स्थायी है। तो ऑब्वियसली एक बात समझो, स्थायी कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा ढेर सारा प्यार और पैसा होता है, जो कि हमारे पास तो है नहीं ना। हमारे पास प्यार है और ना पैसा है, तो हम स्थायी कैसे होंगे, है ना। तो इसका जवाब जो है दूसरा नंबर, अगर आपके पास प्यार और पैसा है तो फिर हो ही सकता है आप स्थायी हों, पर हमारे पास तो नहीं है गुरु, वो तो नहीं है। ठीक है, चलो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दे देना। ठीक है, कौन स्थायी है, क्योंकि आप लोगों को पता चल रहा है जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, तो मैं बता दिया हूं, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बस और 2 पार्ट बचा हुआ है, 2 पार्ट मतलब कि 2 टॉपिक और बचा हुआ है, और ये 2 टॉपिक खत्म होते ही हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको इसका 2008 से लेके 2026 तक का, अगर आप चाहते हो कि इसका 2008 से लेके 2026 तक का PYQs करवा दूं, मैं इसका PYQs करवा दूं, तो आपको भरदम क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई PYQs करवा दो, है ना। हाँ भैया PYQ करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा, और नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा। सिंपल सी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-12 बच्चों का होना चाहिए, ये नहीं कि एक बच्चे के आ रहे तो एक बच्चे के लिए अब मैं करने चला जाऊँ। तो एक बच्चे के लिए तो मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत परेशानी। जिस बच्चे पे भरोसा करता हूँ वही बच्चा मेरा भरोसा तोड़ देता है। प्यार तो ऐसे ही नहीं मिलता मुझे, ठीक है। जिस बच्चे पे भरोसा करता हूँ वही भरोसा तोड़ता है ना, वही तोड़ता है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। बोल रहा है यदि एक AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और किसी नाभिक का द्रव्यमान क्षति 0.02 AMU है, तो उसकी बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? पहले समझो, एक AMU यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो एक AMU की जगह हम बस ग्राम बोलते हैं। अज्यूम करके चलो कि 1 ग्राम ऊर्जा, मतलब 1 ग्राम जब ये क्या बोलते हैं तत्व डिस्ट्रॉय होता है या कुछ भी होता है, तो उससे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। ये भाई साहब
हाँ देखो, तो 1 ग्राम का हमने लिया सब्सटेंस, कोई तत्व लिया और इससे एनर्जी निकला, तो वो एनर्जी का मान आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ, अगर 1 ग्राम से इतना निकलता है तो 0.02 ग्राम से कितना निकलेगा? यही पूछ रहा है, बस बात खत्म। तो करते हैं फिर, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही ना करना है भैया, यूनिटरी मेथड लगा नहीं सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है, सोल्यूशन करते हैं। तो दिया गया है, ठीक है। तो डेल एम का मान दिया हुआ है 0.02 AMU, है ना। द्रव्यमान क्षति का मान इतना दिया हुआ है और इसका एनर्जी निकालने को कह रहा है। और एवं 1 AMU, है ना, 1 AMU जो है उससे निकलता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो 0.02 से कितना निकलेगा? तो देयरफॉर 0.02 से निकलेगा बराबर 0.02 गुणे 931.5, ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं। 931.5 0.02, ठीक है। 5 दूनी के 10, हाथ में 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 0 3 6 8 1 0, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो ये आ रहा है भैया 18.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, इतना ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, चलो समझ आ गया मेरी बात? चलो खत्म। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो है नाभिकीय विखंडन। चलो हेडिंग दे दो, फटाक से हेडिंग दे दो। हमारा अगला है नाभिकीय, है ना, नाभिकीय विखंडन। बताओ, नाभिकीय समझ में आता है, नाभिकीय समझ में आता है, विखंडन नहीं आता समझ में? क्या बात करते हो भाई, विखंडन का मतलब होता है टूटना, है ना, क्या होता है? टूटना। तो शुरू हो जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, बस 10-15 मिनट और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन जो है क्या होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊं, है ना, तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, कह सकते हो कि किसी भारी, है ना, परमाणु, किसी भारी परमाणु के नाभिक का कम द्रव्यमान वाले परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाने की घटना या क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यूरेनियम ले लें, ठीक है, अगर हम लोग एक यूरेनियम का तत्व ले लें यहाँ पे, तो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल। देखो भाई, जब भी डेफिनेशन लिखो लाइफ साइंस फिजिकल साइंस में, तो वहां पे क्या डालना है आपको मालूम? आपको डालना है ये एग्जाम्पल, यहाँ पे डालेंगे एग्जाम्पल, ठीक बनू। तो एग्जाम्पल डाल दिया, हाई हो गई यूरेनियम, है ना, तो यूरेनियम 235 ले लेंगे, यूरेनियम 235, ठीक है, 92 और
ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जब टूटेगा, ये बड़ा परमाणु है, क्या है, भारी परमाणु का नाभिक है, और ये टूटेगा तो ये टूटकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, ये सबसे पहले तो ये न्यूट्रॉन इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 92 यूरेनियम। ठीक है, या फिर अच्छा चलो ठीक है, 92 यूरेनियम 236। ठीक है, और फिर ये अब टूटेगा, तब ये बनेगा, अरे यार, ये अब टूट के बनाएगा बेरियम। बेरियम 141 है ना, 56 प्लस 36। देखो आप लोग उसी लाइन में लिखना, मेरे पास वहां जगह नहीं था, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। 36 क्रिप्टन 92 है ना, प्लस 3 न्यूट्रॉन बच जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो अब समझते हैं इसको। देखो होता क्या है, कह रहा है कि जब एक बड़ा परमाणु और थोड़ा भारी परमाणु, बड़ा और भारी परमाणु जब टूटता है ना, टूटता है, क्यों टूटता है, क्योंकि उसका नाभिक अस्थायी होता है, क्योंकि उसका नाभिक अस्थायी होता है। टूटकर जब बड़ा परमाणु दो छोटे छोटे परमाणुओं में बदल जाते हैं, क्या होते हैं, दो छोटे छोटे परमाणुओं में बदल जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। समझ में आया यहाँ पे, और साथ जब ये टूट रहा है तो जैसे कि एग्जांपल में देखो, तो ये 3 गो न्यूट्रॉन और ऊर्जा भी मुक्त कर रहा है ना, बात समझ में आई। अच्छा, तो होप कि ये बात समझ में आ गई। चलो, तो क्लियर है ना भाई। देखो भारी परमाणु दो छोटे छोटे, 2 3 जो भी हैं, अब कौन कितना परमाणु में टूटता है ये तो नहीं पता, लेकिन टूटते हैं तो, है ना, द्रव्यमान वाले परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाने की, मतलब छोटे छोटे है ना, छोटे कम द्रव्यमान वाले परमाणुओं के नाभिकों में टूट जाने की घटना या क्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग एक और टॉपिक बोल रहे हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, हम लोग पॉइंट डिस्कशन करते हैं, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, एक और पॉइंट है हमारे पास, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, या इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, तो इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं हम लोग, सॉरी लिख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन समझ लेंगे। तो लिख सकते हम लोग, किसी नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, समझ आया। तो देखो बोल क्या रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जब किसी नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा, है ना, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब समझ रहे हो ना, रेडियो एक्टिविटी। तो जब रेडियो एक्टिविटी होता है किसी तत्व के साथ, तो उससे ऊर्जा निकलता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, व्हाइट कलर का मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यही ऊर्जा है जो नाभिकीय ऊर्जा को दर्शा रहा है ना, यही है जो नाभिकीय ऊर्जा को बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लगता डाउट है। और इसका उपयोग, अगर इस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग की बात करें तो पता है कहाँ होता है, इसका उपयोग आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है ना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है, समझ में आई, इलेक्ट्रिसिटी। इवन
और भी बहुत सारी बातें हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाँ, पिछले फर्स्ट वाला वीडियो में या सेकंड वाला वीडियो में मैं बता रहा था कि 1 ग्राम यूरेनियम जो है उससे उसका कितना कोयला टन के बराबर होता है। तो मैं बता दूं, 100 ग्राम यूरेनियम जो है, ठीक है, 100 ग्राम यूरेनियम, अरे यार पेनवा चलो ना भैया, क्या हो जाता है तुमको? ओह, सेंस नहीं करत हो का? बैटरिया तो बानू हो, बैटरिया तो भाई। हाँ, तो 100 ग्राम जो यूरेनियम है बेटा, वो है ना, 100 ग्राम यूरेनियम, ठीक है, 300 टन कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हो। 100 ग्राम जो यूरेनियम है ना, वो कितना टन कोयला के बराबर होता है? 300 मेट्रिक टन, ठीक है, वो देता है 300 मेट्रिक टन कोयला के बराबर एनर्जी देता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अगर किसी के पास 10 ग्राम भी यूरेनियम अगर लग गया हाथ, तो वो सोचो कितना कोयला कितना पैसा वाला हो जाएगा भैया वो, है। और किसी के पास अगर 1 kg यूरेनियम हाथ लग गया तो माय गॉड, अनबिलीवेबल, छोड़ दो, बात ही नहीं करना हमें। ठीक है, चलो अब दूसरा जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम, इसका उपयोग हम बता रहे हैं। ये जो नाभिक के विखंडन है, इसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु बम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, परमाणु बम। परमाणु बम में होता है एक एक्चुअली चेन रिएक्शन। क्या होता है? चेन रिएक्शन। क्या होता है? चेन रिएक्शन। ये जो बेटा चेन रिएक्शन की बात किया मैंने, ये जो मैंने चेन रिएक्शन की बात किया, ये होता क्या है? यूरेनियम से लगातार, यूरेनियम हो या कोई भी जो भी है, मतलब जो भी धातु, फिर धातु कह रहा हूँ, जो भी रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग किया जाता है परमाणु बम में, वो लगातार ऊर्जा रेडिएट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। चेन रिएक्शन मतलब उससे वो टूटता है, टूटता है, बनता 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 है, एंड ये कंटिन्यू चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, ठीक है। और परमाणु बम में भी इसका उपयोग होता है। ये नाभिकीय विखंडन है ना, ये जो परमाणु बम बनता है वो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, पर आधारित है। हम लोग कहते हैं ना, फिजिक्स पढ़ के क्या होगा, मैथ्स पढ़ के क्या होगा, भैया देखिए परमाणु बम बना दिया गया। फिजिक्स और मैथ्स पढ़ के अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या होता है, बताइए? पता चलता परमाणु बम क्या होता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी में ये बम जो गिराया गया था, उसकी तो बात ही मैं अब क्या ही बोलूं भैया, चलिए जाने दीजिए, है ना, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ये थोड़ा और देख लें। तो परमाणु बम हो गया, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो गया, है ना। अच्छा बच्चों, एक और बात मैं कर लूँ आप लोगों से, ये जो है मतलब जो नाभिकीय विखंडन है, ठीक है, इससे कुछ एक घटनाएं भी हुई है, जैसे कि चेरनोबिल दुर्घटना। चेरनोबिल जो हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 1986 में, ठीक है। और ये जो था यूक्रेन में चेरनोबिल था, वहाँ पे नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट था। वहाँ पर क्या हुआ, विखंडन हो गया, है ना, मतलब पूरा एकदम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, और उसका प्रभाव जो है, वहाँ पर 190 मेट्रिक टन यूरेनियम डाइऑक्साइड ईंधन और एवं विखंडन उत्पाद थे, है ना, मतलब 190 मेट्रिक टन यूरेनियम था। वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ से 13 से 30% तक वातावरण में फैल गया, और वहाँ से लगभग जितने लोग हटाए जा सके वहाँ से हटाए जा सके, ठीक है। 7,000 लोगों में थायराइड कैंसर हो गया वहाँ पर, ठीक है। और ये 28 कर्मचारी तो विकिरण से ही मारा गया था। दूसरा है आपका फुकुशिमा दुर्घटना। फुकुशिमा जो है वो आपका होता है 11 मार्च 2011 को, ठीक है, दोपहर 2:46 पर, है ना। ये दुर्घटना जब होता है तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होता है। यहाँ पर भी यूरेनियम वगैरह रहा होगा, वो पूरा क्या हो गया, विखंडित हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी नुकसान हुआ। करीब करीब यहाँ पर जो है
15,884 लोग मारे गए। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसीलिए मैंने पिछले क्लास में जो है आप इससे खतरा जो होता है, तो खतरे के दौरान क्या क्या करना चाहिए ये भी मैंने बताया था। अब हम लोगों का जो दूसरा है, लास्ट टॉपिक है इसका। अच्छा, एक और बात याद रखना कि सौर तथा नक्षत्रों में जो ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा है ना, सूर्य किरण, ये किरण, वो किरण, उससे वो भी हमारा यही टॉपिक से, लास्ट टॉपिक से संबंधित है। तो लास्ट टॉपिक है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय, और ये क्लास 12 में फिर से आप लोग पढ़ोगे, तो इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है नाभिकीय विखंडन को, ठीक है। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। और जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, संलयन, इसको, ये संलयन का इंग्लिश होता है फ्यूजन। क्या होता है भैया? फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय फ्यूजन। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका हम लोग अगर छोटा सा डेफिनेशन है अगर बात करें, ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन वह नाभिकीय अभिक्रिया स्पेलिंग देख लेना, अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। बस लास्ट टॉपिक, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, एक ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन है, ठीक है, ये ड्यूट्रॉन है प्लस ये हीलियम है, ठीक है। ये दोनों जुड़ते हैं, जुड़कर बनाते हैं हीलियम 4। क्या बनाते हैं? हीलियम 4, ठीक है। प्लस बनाते रहता है एक प्रोटॉन, क्या रहता है? एक प्रोटॉन। और प्लस क्या मिलता है हम लोगों को? इतना ऊर्जा। इस रिएक्शन में इतना ऊर्जा मिलता है। समझ आ रही है मेरी बात? इस रिएक्शन में इतना ऊर्जा मिलता है। तो आप जब भी, है ना, जब भी डेफिनेशन दो तो एग्जाम्पल जरूर लिखना। जब भी एग्जाम्पल दो तो जब भी डेफिनेशन दो तो एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। लगभग खत्म। अच्छा, सूर्य में जो इतना ऊर्जा है वो कहाँ से आता है मालूम है? उसमें यही होता रहता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से इतनी ऊर्जा आती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। वहाँ पे ऊर्जा एकदम लगातार निकलता रहता है और छोटे छोटे परमाणु बड़े बड़े परमाणुओं में बदलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ लेकिन पूरी बात सुनना है, ठीक है। सुन के अगर आप लिख पा रहे हो तो वो भी सही है, लिख लो, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान में बहुत अधिक कमी होती है, ठीक है, जिसके बावजूद ही, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इस दरमियान नाभिकीय संलयन में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। नाभिकों का संलयन बहुत ऊंचे तापक्रम पर होता है ना। और इस वजह से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ताप नाभिकीय अभिक्रिया। इसका एक और नाम है ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। ये बात को आप लोगों को
याद रखना है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, क्योंकि ये करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बम की बात करें अगर हम लोग, हाइड्रोजन बम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम सुना है ना भाई। हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है ना, नाभिकीय संलयन पर इसी प्रिंसिपल पर बनता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, ओके चलो, तो हमारा पूरा कहानी यहाँ पर खत्म होता है। और कुछ बताना है? नहीं, सूर्य के बारे में बता ही दिया मैंने और लगभग सब कुछ बता दिया। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया भाई, एंड हो गया। और आपको अगर इसका PYQ चाहिए 2008 से लेके 2026 तक, ठीक है, विद सॉल्यूशन, तो आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप वहां पर कमेंट करो। बस बात खत्म, टाटा।